कैसा हो अगर आपकी दुनिया में दूसरे डायमेंशन से आए कुछ पावरफुल क्रीचर्स कब्जा कर लें और पूरे शहर को बर्फ में जमा डालें। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क 1904 में होती है, जहां कुछ फायर फाइटर्स किसी इमरजेंसी के सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचते हैं। हॉल का दरवाजा अंदर से बंद होता है। उस दरवाजे को छूने पर पता चलता है कि दरवाजा बेहद ज्यादा ठंडा है। सभी फायर फाइटर्स दरवाजे को तोड़कर उस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर घुसते हैं। कमरे का मंजर देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वहां मौजूद हर एक इंसान जम चुका था। साथ ही जमीन से कुछ बर्फ के कांटे निकल आए थे। वहीं ऑडियो प्लेयर चालू था, जिसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। उसे घुमाने वाले इंसान के हाथ उसके शरीर से अलग हो चुके थे। वहीं एक औरत एक अजीब सी पोशाक पहनकर बैठी थी। उसके हाथों में एक बड़ा सा गोला था जो अपने आप ही हिल रहा था। अब हम पुराने समय से वापस आते हैं अभी के समय में। यहाँ हम एक फैमिली को देखते हैं जो घोस्टबस्टर्स का काम किया करते थे। इस दुनिया में हर तरफ कुछ अजीब से दूसरे डायमेंशन के क्रीचर्स ने आतंक मचा रखा था और उन क्रीचर्स को पकड़कर काबू में करने वाले लोगों को घोस्टबस्टर्स कहा जाता था। इस फैमिली में 4 लोग थे, जिनका नाम गोबर्सन, कैली, ट्रेवर और फोबी था। हर रोज की तरह आज भी पूरी फैमिली मिलकर एक घोस्ट को पकड़ने की कोशिश में लगी थी। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिर में वो घोस्ट उनके हाथों पकड़ा गया, मगर उसे पकड़ते पकड़ते उन सभी ने शहर में बहुत नुकसान कर दिया। लेजर्स से बिल्डिंग्स को काट डाला और रैश ड्राइविंग से कई चीजें तबाह कर डाली, जिसकी वजह से उन्हें शहर के मेयर ने अपने ऑफिस बुला लिया। मेयर उनके किए हुए नुकसान से बिल्कुल भी खुश नहीं था। साथ ही साथ उनके इस्तेमाल किए गए लेजर से लोगों की जान भी जा सकती थी। साथ ही साथ मेयर को उनकी टीम में एक नाबालिग लड़की फोबी के काम करने से भी दिक्कत थी। मेयर उन्हें इस बार आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देता है, मगर कहता है कि अगर वो दोबारा ये चीज दोहराते हैं तो उनका घर, जो कि एक फायर हाउस था, वो उनसे छीनकर तबाह कर दिया जाएगा। अब वो सभी घर लौटते हैं। उनके घर की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। छत से पानी टपक रहा था और घर पूरी तरह फालतू के सामानों से भरा था। कैली और गोबर्सन ने फोबी को उसकी नाबालिग होने की वजह से घोस्टबस्टर्स टीम से बाहर निकाल दिया था। ये बात फोबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे घोस्ट पकड़ना बेहद पसंद था। गोबर्सन असल में फोबी और ट्रेवर का पिता नहीं था, मगर उन दोनों की मां कैली का दूसरा हस्बैंड था। अब गोबर्सन उस पकड़े हुए भूत को हर बार की तरह एक कंटेनमेंट यूनिट नाम की मशीन में भर रहा था, मगर इस बार मशीन थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही थी, जैसे पूरी तरह भर चुकी हो। आखिर में किसी तरह वो मॉन्स्टर उस मशीन के अंदर फिट हो जाता है। अब हम देखते हैं एक लाइब्रेरियन रेमंड स्टैंस और उसके साथी प्रोड्यूसर को। वो दोनों भूत और पैरानॉर्मल चीजों में बहुत दिलचस्पी रखते थे। वो लोग मिलकर एक YouTube चैनल चलाया करते थे, जिसमें वो लोगों की लाई हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़ी मरे हुए लोगों की चीजों को रिव्यू किया करते थे। वो लोग एक मशीन का इस्तेमाल करते थे किसी भी चीज की पैरानॉर्मल एनर्जी को चेक करने के लिए। अब हम देखते हैं पॉडकास्टर फोबी का बहुत अच्छा फ्रेंड था। आज फोबी उससे मिलने आई थी। पॉडकास्टर उसे अपना घर दिखा रहा था। तभी फोबी की नजर टेबल पर चल रहे छोटे और सफेद रंग के खिलौनों पर पड़ती है। पॉडकास्टर उसे बताता है कि असल में ये कोई खिलौना नहीं, रेमंड इन छोटे छोटे क्रिएचर्स को किसी समरविल नाम की जगह से स्मगल करके लाया है और अब ये अपनी तादाद बेहद तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। अब उसी वक्त रेमंड की शॉप पर एक नदीम नाम का आदमी आता है। नदीम जानता था कि रेमंड पुरानी और अजीब चीजों में दिलचस्पी रखता है, इसलिए वो अपनी दादी की पुरानी चीजें उसे बेचने आया था। उसकी बाकी चीजें तो आम थीं, मगर उन सभी में से एक चीज बहुत खास थी। ये वही पीतल का गोला था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। ये चीज रेमंड को पहली नजर में भा गई। रेमंड ने उस चीज को अपने पैरानॉर्मल मीटर से चेक करने का फैसला किया, मगर जैसे ही उसने अपनी मशीन निकाली, वो मशीन कुछ ही सेकंड्स में टूट गई। उसमें बेहद ज्यादा पैरानॉर्मल एनर्जी बाहर निकली। कमरा में रखी चीजें हिलने लगीं। सड़कों पर एक ठंडी सी हवा सीधी फोबी के घर कंटेनमेंट यूनिट तक जा पहुंची और वहां की दीवार में एक बड़ी दरार आ गई। ये सारी बात गोबर्सन ने अपनी मदर जैनी को बताई, जो पहले घोस्टबस्टर्स का काम किया करती थीं। एक दिन विक्टर की नजर घर की छत पर पड़ती है। विक्टर देखता है छत से कुछ अजीब सी चिपचिपी चीज नीचे गिर रही होती है। विक्टर ऊपर जाकर देखता है, तब उसे कचरे के ढेर के नीचे एक गंदा सा ग्रीन मॉन्स्टर मिलता है, जो उसे देखते ही वहां से डरकर भाग जाता है। अब उनकी फैमिली को एक बार फिर घोस्ट भगाने के लिए कॉल आता है, मगर इस बार वो लोग फोबी को साथ ले जाने से मना कर देते हैं। फोबी उदास होकर एक पार्क में चेस बोर्ड लेकर टाइम पास करने जाती है। तभी चेस की गोटियां अपने आप ही मूव करने लगती हैं। फोबी समझ जाती है वहां कोई घोस्ट मौजूद है। फोबी उस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और आगे खेलती रहती है। तभी फोबी गेम हार जाती है और उसे अपने सामने एक घोस्ट बैठी हुई नजर आती है। वो घोस्ट बहुत हैरान होती है ये देखकर कि फोबी को उससे जरा भी डर नहीं लगा। उसका नाम मेलोडी था। मेलोडी की मौत जिंदा जलने से हुई थी। वो फोबी को किसी अधूरे काम का जिक्र करती है, जिसे पूरा किए बिना वो यहाँ से नहीं जा सकती।
अब हम देखते हैं गोबरसन की माँ कुछ लोगों को उसके घर बुलाती है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में एक्सपर्ट थे। वो सभी गोबरसन की फैमिली को बताते हैं कि कई सालों से इस्तेमाल होने के बाद अब कंटेनमेंट मशीन भर चुकी है और उसमें अब जगह खाली नहीं है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछने पर उन सभी का लीडर विंस्टन उन्हें एक सीक्रेट घोस्टबस्टर्स लैब ले जाता है, जहां वो लोग शहर की नजरों से दूर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च किया करते थे। उन लोगों के पास बहुत सी ऐसी चीजें पड़ी हुई थीं जिनमें किसी न किसी आत्मा का वश था। वो लोग एक मशीन का इस्तेमाल करते थे उन चीजों से आत्मा को अलग करने के लिए और इसके बाद अपनी एक कंटेनमेंट मशीन में उन्हें डाल देते थे। ये मशीन गोबरसन की मशीन से बेहद बड़ी थी और इसमें बहुत सारे घोस्ट को भरा जा सकता था। उन लोगों ने शीशों में भूतों को बंद कर रखा था और हर तरफ प्रोटॉन बैरियर लगा रखे थे जो किसी भी पैरानॉर्मल एनर्जी को वहां से भागने से रोकते थे। रेमंड वो गोल सी चीज उन्हें दे देता है ताकि वो लोग उस पर रिसर्च कर सकें। उस पूरे लैब में एक भूत खतरनाक घोस्ट भी मौजूद था जो कभी शांति से एक जगह नहीं रुकता था। उसे कैद करके रखना बेहद मुश्किल था। अब घर लौटकर फोबी बेहद उदास थी। उसे घोस्टबस्टर्स की टीम से निकाल दिया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसी वक्त उन्हें एक कॉल आया और सभी घर से निकल गए। मगर उनके जाने के बाद घोस्टबस्टर्स के लिए एक और कॉल आया, मगर वो लोग पहले ही निकल चुके थे। इसलिए फोबी ने पॉडकास्टर के साथ मिलकर उस कॉल के लिए जाने का फैसला किया। अब हम देखते हैं उस लैब में वो लोग मिलकर उस बॉल से पैरानॉर्मल एनर्जी को अलग करने की कोशिश करते हैं, मगर वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो मशीन ही कुछ देर के लिए खराब हो जाती है और साथ ही साथ पूरे लैब की लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से उनके प्रोटॉन फील्ड्स भी बंद हो जाते हैं। सारे घोस्ट्स वहां से भागने ही वाले थे कि तभी वापस सब कुछ ठीक हो जाता है। उन्हें अब समझ आ चुका था ये कोई मामूली चीज नहीं है, इस चीज में कुछ तो बहुत ज्यादा खतरनाक छुपा है। अब फोबी और पॉडकास्टर बुलाई हुई जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन वो और कोई नहीं, मेलोडी होती है। उसे देखकर फोबी कंफ्यूज हो जाती है कि उसे फायर करना चाहिए या नहीं। इतने में मेलोडी वहां से गायब हो जाती है। अब फोबी घर लौटकर अपनी गन को बिस्तर के नीचे छुपा रही थी ताकि उसके पेरेंट्स उससे वो भी न छीन लें। तभी वो खिड़की से बाहर मेलोडी को देखती है। फोबी को नहीं समझ आता आखिर वो यहाँ क्यों आई है, मगर फिर भी फोबी उससे जाकर बात करने लगती है। ऐसे ही उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर फोबी उसे अपना पूरा घर दिखाती है। बातों बातों में मेलोडी उसे वो आखिरी माचिस दिखाती है जिसने मेलोडी की पूरी फैमिली को जलाकर मार डाला था। अब रात हो चुकी थी। फोबी की माँ वहां आ जाती है और मेलोडी भी गायब हो जाती है। अब रात के वक्त सुनसान नजर आ रही सड़कों पर उस गोले से एक अजीब सी शक्ति निकलकर मेलोडी से बात कर रही होती है। मेलोडी किसी अधूरे काम को बहुत जल्द ही पूरा करने वाली थी। अब अगले दिन विक्टर उस मॉन्स्टर के लिए जाल बिछा रहा होता है। तभी अचानक से बेसमेंट में जोरदार धमाके की आवाज आती है। गोबरसन और कैली जाकर देखते हैं। तब कंटेनमेंट मशीन पूरी तरह बर्फ में जमी हुई होती है, साथ ही साथ वहां की दीवार भी टूट चुकी होती है। अब वो लोग उस बॉल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तभी वहां कुछ सेकंड्स के लिए प्रोटॉन बैरियर्स बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो छोटा घोस्ट कैद से बाहर आ जाता है। उन लोगों को पता चलता है कि ये जो भी चीज है ये दूसरे घोस्ट्स पर बार बार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। अब वो लोग इस बॉल के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए उसी आदमी के पास जाते हैं जिसने इसे कुछ दिन पहले रेमंड को बेचा था। उसका नाम नदीम था और वो एक इंडियन लड़का था। नदीम की दादी ने सालों से बहुत सी अजीब चीजों को एक कमरे में इकट्ठा करके रखा था। उस कमरे जाने पर उन्हें ऐसी अजीब अजीब चीजें दिखीं जो उन्होंने आज तक शायद ही कभी देखी थी। वहां दीवार पर एक बड़ी सी सिंग लटकी हुई थी। चीजों को देखते देखते उन लोगों का पैरानॉर्मल एनर्जी मीटर नदीम की तरफ इशारा करता है। वो लोग नदीम को अपने साथ ले जाते हैं। अब रेमंड की शॉप पर फोबी और रेमंड कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी पॉडकास्ट उन्हें एक वीडियो लाकर दिखाता है। वो वीडियो पॉडकास्ट ने बनाई थी जिसमें उस बॉल को छोटे घोस्ट क्रिएचर्स के साथ रख दिया था ताकि उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। मगर उस बॉल में से अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गईं, जैसे कोई इंसान किसी प्राचीन भाषा में कोई मंत्र पढ़ रहा हो। वहीं दूसरी तरफ वो लोग नदीम का टेस्ट ले रहे थे ताकि उन्हें पता चल सके कि नदीम नॉर्मल है या उस पे किसी घोस्ट का कब्जा है। मगर टेस्ट खत्म होने के बाद उन्हें पता चलता है कि नदीम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, उस पे किसी घोस्ट ने कब्जा कर रखा है। अब रेमंड, पॉडकास्ट और फोबी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी पहुंचते हैं जहां वो लोग ह्यूबर्ट से मिलते हैं। ह्यूबर्ट कई सारी भाषाएं जानता था और उस ऑडियो को डिकोड करने में उनकी मदद कर सकता था। हॉबर्ट ये ऑडियो सुनकर कहता है कि ये एक बेहद प्राचीन संस्कृत भाषा है जो हजारों साल पहले इंडियन रीजन्स में बोली जाती थी। अब वो लोग हॉबर्ट को वो बॉल दिखाकर कहते हैं कि वो अजीब आवाज इसी बॉल से आ रही थी। तब हॉबर्ट उन्हें लाइब्रेरी के नीचे वाले फ्लोर पर लेकर जाता है जहां उसने कई सारी पुरानी किताबें रख रखी थीं, जिनमें से एक किताब में उस बॉल के बारे में बहुत सी चीजें लिखी थीं। असल में 4000 साल पहले एक बेहद बुरा राजा हुआ करता था जिसने एक गरका नाम के
राक्षस को बनाया था। उसने गरका की शक्तियों का इस्तेमाल करके बहुत सी जगहों पर कब्जा किया, मगर धीरे धीरे उसका गरका पर से भरोसा उठता गया और एक दिन उसने गरका की सारी शक्तियों को खत्म करने का फैसला किया। उसने गरका के सिंग उखाड़ डाले, जिससे उसे शक्ति मिलती थी। साथ ही साथ उसे हमेशा के लिए एक गोले में बंद कर दिया। हॉबर्ट ने उन्हें एक और चीज दिखाई। उसने कई सारी बेहद पुरानी रिकॉर्डिंग्स रख रखी थी, जिनमें से एक रिकॉर्डिंग उसी मंत्र की थी जिससे कई सालों पहले वो बॉल अचानक से खुल गया था। ये बात है उस समय की जब अंग्रेजों ने इंडिया से गरका का वो गोला चुराया था और साथ ही साथ उस मंत्र को ले आए थे जिससे वो बॉल खुलता था। उस मंत्र को प्ले करते ही गरका उस बॉल से बाहर आ गया था और उसने कमरे में मौजूद हर एक इंसान को जमा कर मार डाला था। वो लोग उस रिकॉर्डिंग को प्ले कर रहे थे, तभी वहां लैब से भागा हुआ वो छोटा मॉन्स्टर पहुंचा और उसने रिकॉर्डिंग चुराने की कोशिश की। वो रिकॉर्डिंग लेकर सीधे लाइब्रेरी से बाहर भागा और जाकर एक मूर्ति के नीचे छुप गया, मगर उन लोगों ने उसे वहां देख लिया और पकड़ने की कोशिश की, मगर तभी अचानक वो घोस्ट वहां मौजूद शेर की मूर्ति के अंदर चला गया और वो मूर्ति चलने फिरने लगी। आसपास अफरा तफरी मच गई। उन लोगों ने अपनी लेजर गन का इस्तेमाल करके आखिर में उसे खत्म कर दिया, मगर उस मूर्ति के साथ वो रिकॉर्डिंग भी टूट गई। अब उन सभी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया क्योंकि मेयर उनकी हरकतों से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इस बार मेयर ने उनका घर उनसे जब्त कर लिया। अब दोबारा घर लौटने पर उन्हें दरवाजे पे पुलिस का नोटिस और एक ताला नजर आता है। वो लोग ताले को तोड़कर घर के अंदर जाते हैं तो वहां से उनका सारा सामान भी गायब होता है। अब वो लोग सभी वहां से निकलने की तैयारी में होते हैं, तभी वहां नदीम भी आ जाता है। गोबरसन ये घर बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था, मगर कैली अपना सामान पैक करना शुरू कर चुकी थी। अब हम देखते हैं सभी बेसमेंट में होते हैं और वहां हो रही अजीब चीजों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। रेमंड नदीम को सब कुछ समझाता है कि कैसे कई सालों तक उसके परिवार ने इस गोले को संभाल कर रखा और गरका को बाहर नहीं आने दिया। उनके परिवार को फायर मास्टर का दर्जा दिया जाता था। अब रेमंड नदीम के सामने एक कैंडल और लाइटर रख देता है और कैंडल को बिना हाथ लगाए जलाने को कहता है। शुरुआत में नदीम को यह सब कुछ बकवास लगता है, मगर तभी उसे एहसास होता है कि आग उसके हाथों के इशारे पर इधर उधर घूम रही है। अब सारी चीजों से परेशान होकर फोबी घर से बाहर गार्डन में चेस खेलने चली जाती है, जहां उसे मेलोडी मिलती है। फोबी अकेलेपन के कारण मेलोडी से बातें करने लगती है। तभी फोबी के मन में ख्याल आता है क्यों ना लैब वाली मशीन का इस्तेमाल करके वो भी कुछ देर के लिए घोस्ट बन जाए। अब फोबी मजे मजे में ही जाकर लैब की मशीन में बैठ जाती है और कुछ ही देर में उसकी बॉडी से उसकी आत्मा अलग हो जाती है। फोबी जाकर मेलोडी से बात करने की कोशिश करती है, मगर तभी अचानक से उसकी स्पिरिट पे से उसका कंट्रोल चला जाता है। तब मेलोडी उसे बताती है कि ये सब उसकी एक चाल थी और वो नरका के लिए काम कर रही थी। फोबी के शरीर से बाहर आते ही नरका ने उसकी स्पिरिट पर कब्जा कर लिया था और उससे उस बॉल को वापस खोल देने वाले मंत्र को बुलवा रहा था। फोबी का इंसानी शरीर भी मंत्र बोलने लगता है और आखिर में गरका उस गोले से आजाद हो जाता है। उसके बाहर आते ही हर तरफ अंधेरा छा जाता है और एक चमकती हुई आंखें नजर आती हैं जो सारी दुनिया को जमा कर खत्म करने की बात कर रही थी। वहां लैब में ट्रेवर की फ्रेंड लकी पहुंचती है और गरका पर लेजर गन से हमला करने की कोशिश करती है, मगर उस गन से गरका को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद गरका वहां से चला जाता है और एक दुकान में जाकर फायर मास्टर नाम के आदमी को सच में फायर मास्टर समझकर खत्म कर देता है और नदीम के घर जाकर उसकी दादी की रखी पुरानी चीजों में अपनी सिंग वापस लेकर अपने सिर में लगा लेता है, जिससे उसकी सारी पुरानी शक्तियां वापस आ जाती हैं। शहर के लोग बीच पर मजे कर रहे होते हैं, तभी उनकी नजर पड़ती है एक भयानक काले तूफान पर जो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। पूरा शहर काले बादलों से ढक जाता है और हर तरफ सारी चीजें जमने लगती हैं। अब सभी फायर हाउस पहुंचते हैं जहां वो लोग गरका से लड़ने की तैयारी शुरू करते हैं। रेमंड नए हथियार मंगवा लेता है, मगर लकी बताती है कि इन हथियारों का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब फोबी अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कुछ कॉपर और ब्रास की चीजों को पिघलाकर उस लेजर गन में कुछ मॉडिफिकेशन करती है जो उसे बेहद ज्यादा पावरफुल बना देता है। अब गरका धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगता है। पूरा शहर अंधेरे और ठंडी हवाओं से भर जाता है। अब सभी पुराने घोस्ट बस्टर्स फायर हाउस पहुंचते हैं और एक दूसरे का साथ देने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद गरका वहां पहुंचता है कंटेनमेंट मशीन में कैद सभी घोस्ट्स को बाहर निकालने, ताकि अपनी सेना खड़ी कर सके। गरका आगे बढ़ता जा रहा था। वो लोग उस पर लेजर गन चलाते हैं, मगर गरका पर इसका कोई असर नहीं होता। गरका सभी घोस्ट्स को उस मशीन से आजाद कर देता है। पूरी दुनिया खत्म होने के कगार पर होती है, तभी फोबी अपनी मॉडिफाई की हुई लेजर गन का इस्तेमाल करती है, जो कुछ देर के लिए गरका को नुकसान पहुंचाता है, मगर थोड़ी ही देर में उसका असर भी खत्म हो जाता है। लेकिन तभी वहां मेलोडी आ जाती है, जो अपने पास रखा वो माचिस का टुकड़ा जला देती है, जिसकी वजह से नदीम के हाथों में आग के गोले बन जाते हैं। नदीम के पास ये शक्तियां खानदानी थीं। नदीम और फोबी काफी देर तक गरका को पकड़ कर रखते हैं।
तभी रेमंड और बाकी सब नीचे जाकर पूरी तरह खाली पड़ी कंटेनमेंट मशीन को पूरी जान लगाकर किसी तरह खोल देते हैं। कंटेनमेंट मशीन के खुल जाने की वजह से वो गर्का को अपने अंदर खींच लेती है। मेलोडी भी उसके साथ ही साथ उस डायमेंशन से चली जाती है और एक बार फिर शहर पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है। सभी खुशी मना रहे होते हैं, तभी वहां मेयर पहुंचता है। मीडिया को देखते हुए मेयर को भी उनके लिए चीयर करना पड़ता है और यहीं हमारी कहानी खत्म होती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हम ऐसी कहानियां लाते रहते हैं।